नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 मार्च 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला न्यूज़ तो ये है कि भाई ये जो सीआरपीसी में अमेंडमेंट का बिल लेके आया गया है लोकसभा में, इसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि बायोमेट्रिक्स, देखिए जब भी किसी क्रिमिनल को, किसी डिटेनी को अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्ट करने के बाद उसके क्या क्या डिटेल सबमिट किए जाएंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पास, उन डिटेल्स को लेके लोकसभा में अच्छा खासा बवाल मचा है। अपोजिशन के मेंबर्स ने काफी तरखाट मचाया है, वो क्या है ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से यहाँ पे पूछा है कि यार एक बात बताओ, ये जो हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस के उल्टे सीधे फोटोज, उनके बारे में जो डिमीनिंग मैसेजेस ट्विटर के अकाउंट्स पे पड़े हुए हैं, इनको डिलीट क्यों नहीं करते हो। वैसे तो देखा जाए तो दूसरे धर्म के अगर कोई ऐसे ही गंदे मैसेजेस पड़े हो तो उन पे उस पर तुरंत एक्शन होता है, बट हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के मैसेजेस के ऊपर, मतलब उनके ऊपर जो डिमीनिंग पोस्ट होते हैं उसके ऊपर आपका एक्शन क्यों नहीं होता, आप अकाउंट क्यों नहीं ब्लॉक करते हो। इस प्रकार का एक सवाल दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है ट्विटर से। यहाँ पे केंद्र की सरकार ने भी जवाब दिया है, ट्विटर ने भी जवाब दिया है। किस प्रकार से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू किसी अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है, इसके रिस्पेक्ट में न्यूज निकल के आ रही है, इसको देखेंगे। फिर चाइना में अफगानिस्तान के नेबर की फॉरेन मिनिस्टर्स की तीसरी मीटिंग हो रही है। पहली मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, दूसरी मीटिंग हुई थी ईरान में, तीसरी हो रही है चाइना में। इस मीटिंग के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, क्या इंडिया को इनवाइट किया गया है, इसको भी देखेंगे। इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में टेबल हो गया है। लेट विल सी अबाउट इट। 11 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में जीएसटी इवेजन के रिस्पेक्ट में क्या न्यूज निकल के आ रही है, इसको देखेंगे। और इंडियन एयरफोर्स को द फ्लीट कार्ड मिला है, किसकी तरफ से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से। ये फ्लीट कार्ड इंडियन एयरफोर्स को कैसे मदद देगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो इतनी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक बटन, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। चलिए, अल्टरकेशन, इसका क्या मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कल आपने देखा होगा कि ऑस्कर्स के शो चल रहे थे और विल स्मिथ ने जाके क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया। क्रिस रॉक ने कुछ मजाक मजाक में विल स्मिथ की वाइफ को लेके कमेंट किया, वो कुछ मजाकिया कमेंट था और उस बात पे विल स्मिथ उठे, जाके उन्होंने थप्पड़ मार दिया। हंस हंस के ही थप्पड़ मार रहे थे, थप्पड़ मारते वक्त हंस रहे थे, क्रिस रॉक थप्पड़ खाते वक्त हंस रहे थे। क्लियर कट पता ही नहीं चला कि गुस्से में मारा है या फिर मजाक हुआ है। एनीवेज, अल्टरकेशन का मतलब होता है अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, अ नॉइजी हीटेड एंग्री डिस्प्यूट, विवाद, झगड़ा, कहासुनी, अनबन। मतलब आप लड़ के नॉइजली एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो, जैसे होता है ना कि कभी कभार बच्चों की लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे, गुस्से चलने लगे, तो इसको आप बोलते हो अल्टरकेशन। या तो आपने आर्ग्यूमेंट कर लिया या फिर आप लड़ाई करने लगे, हाथापाई पे उतर आए। बेसिकली आर्ग्यूमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट में किसी पॉइंट के ऊपर आप दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे हो, तो डिबेट चल रही है, उसने कुछ बोला, तुमने पलट के कुछ बोला, तो इसको आप बोलते हो अल्टरकेशन। चलिए आ जाते हैं पहले न्यूज पे, क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल। तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2020 ये क्या बोलता है, पुलिस और प्रिजन अथॉरिटीज के पास ये ताकत होगी कि जब भी कोई क्रिमिनल, कोई प्रिजनर, कोई अरेस्टेड पर्सन, कोई डिटेनी उनके पास आएगा तो उसके फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकते हैं प्रिजन और पुलिस अथॉरिटीज। इसमें रेटिना स्कैन ले सकते हैं, आइरिस स्कैन ले सकते हैं। और इस प्रकार की एक्टिविटी को क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के थ्रू हामी भरी जा रही है। तो जब लोकसभा में बिल पास होने पहुंचा तो अपोजिशन मेंटर्स ने बोला कि ये सही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनफैक्ट ये बिल तक तो ये भी बोल रहा है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर किसी को अरेस्ट किया गया है तब भी उसका रेटिना स्कैन और इस प्रकार के जो भी स्कैन वगैरह है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी ली जा सकती है। देखिए, आपको समझना होगा कि अब तक क्या होता था। अब तक काम होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 के हिसाब से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 ऑब्वियस बात है 1920 में आया था। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर किसी भी अरेस्टेड पर्सन के आप फिंगर इंप्रेशन ले सकते हो, उसका फुटप्रिंट इंप्रेशन ले सकते हो, और वो भी आप कन्विक्टेड पर्संस का लोगे या फिर नॉन कन्विक्टेड पर्संस का लोगे, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 में वो कंडीशंस लिखी हुई है जिन कंडीशंस के हिसाब से आप किसी प्रिजनर की फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट ले सकते हो, और वो भी आप मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ले सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को हटाया जा रहा है और अब उसकी जगह लाया जा रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 को, और उसके बेसिस पे क्या क्या फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। और एक बार ये सैंपल लिए गए तो 75 साल तक इन सैंपल्स को स्कोर करके रखा जाएगा, कहां पे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास। ठीक है, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
इन सैंपल्स को किसी दूसरी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए गुजरात पुलिस ने सैंपल इकट्ठा किया, तो आसाम पुलिस को भी ये सैंपल दिए जा सकते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन वहां पे इन्वेस्टिगेट की जा रही है तो। मतलब कन्विक्ट्स के मेजरमेंट लेना। अच्छा, एक और चीज है, इस बिल के अंदर लिखा हुआ है टेकिंग मेजरमेंट ऑफ कन्विक्ट्स एंड अदर पर्संस। तो कन्विक्ट कौन होता है कि भाई जज ने कोर्ट में खड़े होकर बोल दिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन गिल्टी है, तो वो हो गया कन्विक्ट, ठीक है ना। तो जिसको गिल्टी बोल दिया गया उसके तो मेजरमेंट लिए जा सकते हैं। मेजरमेंट मतलब फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स, ठीक है, आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, ब्लड टेस्ट करा के ये देखना कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये सब चीजें, डीएनए रिपोर्ट। अच्छा, अदर पर्संस की कैटेगरी में यहाँ कौन आता है, ये एक्चुअली में इस बिल में लिखा नहीं हुआ है। तो इससे अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स को दबाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे उस प्रोटेस्ट में जो लोग भी इकट्ठे किए हैं उनको अरेस्ट कर लिया, तो अब उन लोगों के भी स्पेसिमेन ले लोगे क्या? तो एग्जैक्टली यहाँ पे कन्विक्ट्स और अदर पर्संस की डेफिनेशन में कौन कौन आता है इसको क्लियर नहीं किया गया, और इसलिए अपोजिशन पार्टी यहाँ पे काफी बवाल मचा रही है। अच्छा, हेड कांस्टेबल तक को यहाँ पे परमिशन दी गई है पुलिस पर्सनल्स में कि भाई वो मेजरमेंट्स को ले सकता है, और एनसीआर भी इस डाटा को स्टोर करके अपने पास रखेगा। अपोजिशन मेंबर्स ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर बोला कि भाई पार्लियामेंट के पास ये कॉम्पिटेंस नहीं है, पार्लियामेंट इस हद तक लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की ताकत सरकार को नहीं दे सकता। ओवरऑल आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट था केएस पुट्टुस्वामी केस का, जिसमें बोला गया था कि अगर आप ओवरऑल कोई एक्शन ले रहे हो जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंडिविजुअल फ्रीडम को वायलेट करता है, तो वहां पे 3 पॉइंट प्रिंसिपल पूरा होना चाहिए। वो 3 पॉइंट प्रिंसिपल क्या है, नीचे लिखो। तो नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग तक की चीजों को ओवरऑल इस बिल में किया जा सकता है। नार्को एनालिसिस में होता है कि आपको इंजेक्शन लगा दिया, आप आधे होश में हो आधे होश में नहीं हो, और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि हाँ भाई तुमने ये किया है कि नहीं किया है। अब उसको कोर्ट में तो एडमिसिबल नहीं किया जाता है, लेकिन सरकार तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कर सकती है ना, फिर ब्रेन मैपिंग करना। तो इस प्रकार के मेजरमेंट्स बहुत हद तक एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को वायलेट करते हैं, और इसलिए अपोजिशन मेंबर्स बोल रहे हैं कि इस प्रकार के बिल को लागू करना आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट केएस पुट्टुस्वामी केस का वायलेशन है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। बिल सच में थोड़ा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिनके मेजरमेंट लिए जा सकते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जा सकते हैं, उनका एम्बेड बढ़ाया जा रहा है। समझ गए बात को? तो बेसिकली जो कॉन्विक्ट है उसका तो लिया ही जा सकता है, अरेस्टेड पर्सन का, डिटेनी का, और अदर पर्संस की कैटेगरी में एक वाइड रेंज ऑफ पर्संस का सैंपल यहाँ पे लिया जा सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्लस आगे ये भी बताया जा रहा है कि देखिए बिल में लीगल सैंक्शंस एप्रोप्रिएट बॉडी मेजरमेंट का इसलिए ले रखा है ताकि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन को और एफिशिएंट बनाया जा सके, कन्विक्शन रेट अच्छा किया जा सके। लेकिन अपोजिशन पार्टी मेंबर्स का बोलना है कि ये पॉलिटिकल डिसेंट को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें की जा रही है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि देखिए मैजिस्ट्रेट को ताकत है इस बिल के अंदर कि वो डायरेक्ट कर सकता है कि हाँ भाई आप मेजरमेंट लो, और अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने मेजरमेंट देने से मना कर रहा है तो उस केस में अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो आप जबरदस्ती भी मेजरमेंट्स ले सकते हो। ठीक है ना भाई, ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बता रखी हैं। एक और चीज यहाँ पे बताई हुई है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन का आपने मेजरमेंट लिया, ठीक है ना, और उसको अरेस्ट करने के बाद कल की डेट में वो कोर्ट से रिहा हो जाता है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में जो भी उसका मेजरमेंट वगैरह लिया गया था उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया जाएगा। ये भी इस बिल में लिखा हुआ। मतलब अगर आप बाइज्जत बरी हो जाते हो, पुलिस से छूट जाते हो, तो आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए जाएंगे, वो डिलीट कर दिए जाएंगे। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है ब्लॉक ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अबाउट हिंदू डीटीज, हाई कोर्ट आस्क्स ट्विटर। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को झाड़ लगाते हुए बोला है कि तुम उन ट्विटर यूजर्स को क्यों नहीं ब्लॉक कर रहे हो जो कि ब्लास्फेमस कंटेंट पोस्ट करते हैं हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए। तो हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस के लिए जो गंदे कंटेंट पोस्ट करने वाले ट्विटर अकाउंट है उनको ट्विटर अपने आप में क्यों नहीं ब्लॉक करता? बाकी रिलीजन से कंटेक्स्ट में तो आप ऐसा करते हो, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस में क्यों नहीं करते हो? और इसके लिए रिसेंटली ही हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई थी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि एथिस्ट रिपब्लिक नाम के ट्विटर हैंडल पर अक्सर कर हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को लेकर ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डाले जाते हैं। इस अकाउंट में खुद जाके देखिए, सच में बहुत ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट है। अगर किसी और धर्म के रिस्पेक्ट में आए तो भैया बवाली मच जाए, ठीक है ना, रास्ते में दंगे हो जाए। लेकिन जब हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के रिस्पेक्ट में पोस्ट आ रहे हैं तो कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय तक पड़ा होता है। तो यही पूछ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच कि भाई अगर आप इतने ही सेंसिटिव हो,
एथनिसिटीज के बारे में, पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स के बारे में, तो आप हिंदू धर्म के रिस्पेक्ट में जो पोस्ट आए हैं इनको क्यों नहीं डिलीट कर रहे हो? ट्विटर ने यहाँ पे एक लीगल रिप्लाई दिया। ट्विटर ने बोला कि देखिए, हम तब तक कोई अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते जब तक उस अकाउंट को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट हमारे पास किसी कोर्ट की तरफ से नहीं आती, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से नहीं आती, या सरकार की तरफ से नहीं आती। अब सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी थे यहाँ पे। केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि देखिए सर, किसी भी ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, और उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत अगर किसी ट्विटर अकाउंट पे 60 दिन के पीरियड में 5 ऐसे मैसेजेस है जो नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, तो उस अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है। केंद्र की सरकार ऑर्डर इशू कर देगी ट्विटर को, ट्विटर अकाउंट डिलीट कर देगा। तो ऐसे केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि अगर ऐसी बात है कि 60 दिन के अंदर एक अकाउंट में 5 ऑब्जेक्शनल पोस्ट हैं, तो तुमने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट कौन से बेसिस पे ब्लॉक किया था? तो बेसिकली यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा है ट्विटर को कि अगर कोई अकाउंट सच में पब्लिक डिसहार्मोनी फैला सकता है, किसी धर्म के गॉड्स एंड गॉडेसेस को डिमीन कर रहा है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दो। आप किसी ऑर्डर का इंतजार क्यों कर रहे हो? ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमको आके क्यों बता रहे हो? इस प्रकार का व्यू पॉइंट यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। ट्विटर कौन से बेसिस पे सस्पेंड करता है एक अकाउंट को? तो अगर वायलेंस प्रमोट हो रहा हो, एक्सट्रीमिज्म प्रमोट हो रहा हो, टेररिज्म प्रमोट हो रहा हो, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज, हैरेसमेंट, हेटफुल कंडक्ट, सुसाइड और सेल्फ हार्म, सेंसिटिव मीडिया इंक्लूडिंग ग्राफिक वायलेंस एंड एडल्ट कंटेंट, इस प्रकार की अगर कोई चीज डिस्प्ले हो रही है तो अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। 11 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अभी प्रोब किया गया है टैक्स इवेजन के लिए। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वसूले गए हैं लगभग 81.54 करोड़ रुपए के। देखिए, वैसे तो 95.86 करोड़ रुपए की जीएसटी अथॉरिटीज ने जो पैसा है वो वसूल लिया है। किससे? इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस से। कौन कौन से क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर रेड पड़ी है? तो एक जानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको वजीरेक्स भी बोलते हैं, 40.51 करोड़ रुपए का आप कह सकते हो यहाँ पे टैक्स इवेजन हुआ था। काफी हद तक ये वसूल भी लिया गया है। कॉइन डीसीएक्स से 15.7 करोड़ का, कॉइन स्विच कुबेर में 13.76 करोड़। देखिए, कुछ और क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जहां पे जीएसटी इवेजन हुआ, जैसे यूनिकॉइन, फ्लिट पे, जेब पे, सिक्योर बिटकॉइन ट्रेडर्स, जेब आईटी सर्विसेज, गियोटस टेक्नोलॉजीज, डिस्कीडियम इंटरनेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड वगैरह वगैरह। देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा में जो डाटा शेयर किया गया उसमें ऐसा बताया गया है कि 11 एक्सचेंजेस में 2 ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिनमें इवेजन ज्यादा का हुआ है, पैसा थोड़ा कम वसूला गया है। जैसे कि गियोटस टेक्नोलॉजी ने 3.85 करोड़ का टैक्स इवेजन किया है, बट इससे अब तक रिकवरी केवल 3.5 करोड़ की हुई है। और सिक्योर बिटकॉइन ट्रेडर्स ने इवेजन 54 लाख का किया है, लेकिन रिकवरी केवल 30 लाख की हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पे अब क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस के ऊपर सरकार की नजर जा रही है। ये जितना भी टैक्स इवेजन कर रहे हैं इनसे वसूला जा रहा है। आप समझिए बात को। वैसे देखा जाए तो ये एक अच्छी न्यूज है। अच्छी न्यूज क्यों है? बड़े लंबे समय से इस बात के ऊपर डाउट था कि क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के अंदर लीगल हैं या इलीगल हैं। अभी भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं कि सरकार ने डिसाइड नहीं किया है कि क्रिप्टो एसेट्स लीगल हैं या इलीगल हैं। इनको रेगुलेट करने का एग्जैक्ट पैरामीटर, एग्जैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क अभी नहीं बनाया गया है। हाँ, एक बात क्लियर है कि अगर इंडिया के अंदर आप क्रिप्टो करेंसी से कोई पैसा कमा रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब जीएसटी सरकार को देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर रेड मारी जा रही है और उनसे जीएसटी वसूला जा रहा है। इनकम टैक्स देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल इन्वेस्टर की, जैसे मैं हूं या आप हो या कोई और तीसरा पर्सन है, उसने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, बेची है, उससे अगर कुछ प्रॉफिट कमाया है तो उसके ऊपर टैक्स देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार को। तो जब जीएसटी के रिस्पेक्ट में बात आएगी तो इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को टारगेट किया जाएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली सरकार इन एक्सचेंजेस से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा निकाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनके पीछे भी लगाएगी कि इनकम टैक्स वसूलो जो कि ज्यादा पैसा कमा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। यहां पे अब एक शब्द आ गया, टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज टैक्स इवेजन? टैक्स इवेजन का मतलब ये होता है कि आपने जितना पैसा कमाया, आप अपनी इनकम बता ही नहीं रहे हो सरकार को। आपने जितना पैसा कमाया आप अपनी इनकम बता नहीं रहे हो सरकार को, और चूंकि आप इनकम बता नहीं रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स भर नहीं रहे हो। ये हो गया टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन होता है इलीगल। क्यों? क्योंकि जो आपकी इनकम है वो आप सरकार को बता नहीं रहे हो। एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है कि आपने जो पैसा कमाया, ठीक है आपने कमाया, उसको आपने छुपाया नहीं, लेकिन उस पैसे को इधर उधर इन्वेस्टमेंट दिखा के आप अपना टैक्स कम करने की कोशिश कर रहे हो। इसको आप बोलते हो टैक्स अवॉइडेंस।
टैक्स इवेजन में जो आपने पैसा कमाया उसके बारे में आप बताइए नहीं, और आप झूठ बोल रहे हो कि आपने पैसा कोई कमाया नहीं और उसके बेसिस पे अपना टैक्स नहीं देना चाहते हो, ये इलीगल है। टैक्स अवॉइडेंस में क्या है कि ठीक है भाई, आपने पैसा कमाया है, लेकिन जो आपने पैसा कमाया है उस पर आप टैक्स एग्जेम्पशन ले रहे हो। कैसे टैक्स एग्जेम्पशन ले रहे हो? तो किसी चैरिटी में जाके आपने पैसा दान दे दिया और उसी चैरिटी से पीछे से जाके वो पैसा वापस ले लिया, तो एक्चुअली में आपने कुछ दान नहीं दिया, ठीक है ना, एक छोटा सा कट दे दिया चैरिटी के मैनेजर को। रेस पिक्चर में देखा है ना आपने कि वो अनिल कपूर एक चैरिटी में पैसा भिजवाता है अक्षय खन्ना से और बाद में वही पैसा उस चैरिटी से वापस ले लेता है। तो ये होता है टैक्स अवॉइडेंस, कि भाई आपने जो पैसा कमाया उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा आपने दिखा दिया कि आपने चैरिटी में दे दिया, जबकि आपने कुछ नहीं दिया है। तो इससे हुआ क्या कि टैक्स अथॉरिटी को लगा कि हाँ भाई आपने तो पैसा चैरिटी में दे दिया, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाएगा। इसको बोला जाता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस एक्चुअली में इलीगल नहीं होता है। यहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स दिखा के अपनी एक्चुअली में टैक्सेबल इनकम कम कर लेते हो, अपना टैक्स कम कर लेते हो। टैक्स इवेजन इलीगल है, टैक्स अवॉइडेंस इलीगल नहीं है। हाँ, अगर टैक्स अवॉइडेंस गलत इंटेंशन से किया गया और बाद में अथॉरिटीज आपके इंटेंशन को पकड़ लेती हैं, तो उस केस में भी आपको चार्ज किया जा सकता है। जीएस पेपर 3 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में न्यूज काम आएगी। अगला न्यूज है फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द ब्लू। इंडियन एयरफोर्स ने यहां पे टाई अप किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, और इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट है फ्यूल का, उसके बारे में यहां पे बातचीत की जाएगी। अब क्या है, एक फ्लीट कार्ड यहां पे दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स को। फ्लीट कार्ड कैसा होगा? देखिए, कुछ इस प्रकार का कार्ड होगा, जो नॉर्मल कार्ड्स होते हैं ना वैसा ही कार्ड होगा। यहां पे देखो, आपको दिख रहा है फ्लीट कार्ड। ये जो कार्ड नजर आ रहा है ना, ये फ्लीट कार्ड है। एक्चुअली अभी जब लॉन्च हुआ तो उस लॉन्च में ये फ्लीट कार्ड दिखाया गया, ये दिस इज अ फ्लीट कार्ड। तो अब इस फ्लीट कार्ड का मतलब क्या? फ्लीट कार्ड का मतलब ये कि देखिए, एयरफोर्स के अंदर बहुत सारे वेसल्स हैं। एयरफोर्स के जहाज को मान लो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, तो जरूरी नहीं कि उसको उड़ा के ट्रांसफर किया जाए। जब भी कोई कॉन्वॉय चलता है इंडियन एयरफोर्स का एक जगह से दूसरी जगह, तो उस कॉन्वॉय को तेल वगैरह की जरूरत पड़ती, किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए तेल की जरूरत पड़ती। अब नॉर्मल अगर क्या होता है कि ये इंडियन एयरफोर्स के जो व्हीकल्स होते हैं वो अपने इंडियन एयरफोर्स के जो भी स्टेशन है वहां पे जाते हैं और अपना तेल वगैरह रिफ्यूल कराते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सीधी सीधी बात है कि ये फ्लीट कार्ड लेके इंडियन एयरफोर्स के व्हीकल, तो एयरफोर्स का जो भी कॉन्वॉय चल रहा होगा, जो भी व्हीकल चल रही होंगी, मान लो एयरफोर्स का कोई मेजर अपना व्हीकल लेके कहीं जा रहा है, तो सबके पास फ्लीट कार्ड होगा। वो किसी भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप में घुसेंगे, वहां पे अपना फ्लीट कार्ड दिखाएंगे, पेट्रोल भराएंगे, चले जाएंगे। और बाद में इसकी और ऐसा नहीं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पैसा नहीं मिलेगा, ये इसकी कंसोलिडेटेड पेमेंट उस फ्लीट कार्ड के थ्रू रिकॉर्ड हो रही होगी। एक बल्क अमाउंट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आईओसीएल को बाद में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पे ये नहीं होगा कि भाई बार बार इन एयरफोर्स के कन्वॉय को, व्हीकल्स को एयरफोर्स स्टेशन में जाना पड़ रहा है और वहां के पेट्रोल पंप से जो भी वहां पे तेल वगैरह उससे भराना पड़ रहा है। इससे फालतू टाइम लगता है, लॉजिस्टिकल में जो टाइम बीतता है वो बढ़ता है। तो बेटर ये है कि फ्लीट कार्ड दे दिया है, किसी भी आईओसीएल को पेट्रोल पंप में घुसो, पेट्रोल भराओ, आगे निकलो, सेंटर से एयरफोर्स का जो भी अकाउंट होगा वहां से पैसा आईओसीएल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे टीथ टू टेल रेशियो भी बेहतर होगा। अब इसका क्या मतलब है? शेकतकर कमेटी रिकमेंडेशन ने टीथ टू टोल रेशियो की बात की थी ऑपरेशनल स्मूथनेस लाने के लिए। अब ये क्या चीज है? टीथ टू टेल रेशियो क्या होता है कि जब भी कोई कॉम्बैट हो रहा होता है, लड़ाई हो रही होती, तो लड़ाई में आर्मी का जो कॉम्बैट सोल्जर्स दुश्मनों के सामने खड़े होकर गोली चला रहा है, वो टीथ है, और उस कॉम्बैट सोल्जर्स को पीछे से मदद करने के लिए बैकअप चाहिए। वो जो बैकअप है वो टेल है। अब उस टेल वाली बैकअप में एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी के पीछे के ऑपरेशन है वो सब आ जाते हैं। इन ऑपरेशंस को अच्छा करने के लिए लॉजिस्टिक अच्छा करने की जरूरत है, और लॉजिस्टिक में ऑब्वियस सी बात है एक व्हीकल के अंदर तेल डलाने वाली बात हो जाएगी। तो इस प्रकार के फ्लीट कार्ड्स को नेवी, एयरफोर्स, आर्मी हर जगह पे लाने की जरूरत है, ताकि सिर्फ एक कार्ड के बेसिस पे हमारे डिफेंस फोर्सेस के जो व्हीकल्स हैं उसमें पेट्रोल भर जाए, उसका पेमेंट बाद में सेंट्रलाइज तरीके से इन कंपनीज को होता रहेगा। जीएस पेपर 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है चाइना टू होस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ अफगानिस्तान नेबर। चाइना के अंदर एक मीटिंग होने वाली है और अफगानिस्तान के जितने भी नेबर्स हैं वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप बोलोगे सर अफगानिस्तान के कौन कौन से नेबर है, तो नक्शा आपके सामने है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। नॉर्थ में उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान, ईरान, साउथ में पाकिस्तान, ईस्ट में पाकिस्तान, और एक छोटी सी बाउंड्री इसकी चाइना के साथ भी लगती है। तो जितने भी बॉर्डरिंग नेशंस हैं, वैसे तो देखिए अफगानिस्तान की बाउंड्री यहाँ पे इंडिया के साथ भी लग रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो पर्टिकुलर इलाका है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, अभी के लिए पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है। तो डी फैक्टो हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई भी बॉर्डर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसी बीच में
अभी ये डिसाइड हुआ है कि चाइना के अंदर अफगानिस्तान के सारे नेबर्स को बुलाया जाएगा, मीटिंग होगी, तो रशिया, पाकिस्तान, ईरान सबको जाके वहां पे मीटिंग अटेंड करेगा। ठीक है भाई, चाइना की अनहुई प्रोविंस में मीटिंग होगी, तीसरी मीटिंग है ये। पहली मीटिंग पाकिस्तान में हुई थी, वर्चुअली हुई थी, दूसरी मीटिंग ईरान में हुई थी, और तीसरी मीटिंग अब हो रही है चाइना में। अच्छा, इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है, चाइना ने हमें इस मीटिंग में नहीं बुलाया है, और पहली और दूसरी जो मीटिंग हुई थी अफगानिस्तान के नेबर्स के फॉरेन मिनिस्टर की, उसमें भी इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया था। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव साहब ये भी चाइना के अंदर इस मीटिंग को अटेंड करने जाएंगे। इंडिया इज नॉट इनवाइटेड टू दीज मीटिंग्स, दिस इज बेसिकली अ फॉरेन पॉलिसी लॉस फॉर अस। ओके, फॉरेन पॉलिसी लॉस बोल लीजिए या फिर पावर गेम कह लीजिए। अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में हम एक लिमिट से ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हुए, कहीं ना कहीं वो ठीक भी है। ओके, तो ये एक न्यूज निकल के आ रही जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, जिस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। आज की आखिरी न्यूज, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हो गया है। ठीक है ना, 2 डे के रिसेस के बाद नेशनल असेंबली मिली है। पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ही गड़बड़ चल रही है। 161 मेंबर्स ने इस पर्टिकुलर नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेवर दिखाया है। अगर देखा जाए तो नेशनल असेंबली 342 की है, सरकार बनाने के लिए भी 172 वोट चाहिए, सरकार गिराने के लिए भी 172 वोट चाहिए। 161 लोगों ने ऑलरेडी पीएम इमरान खान के अगेंस्ट वोट यहां पे कर दिया है। इन सब चीजों के बारे में जो बातचीत थी वो गर्म तब हो गई थी जब 8 मार्च को पाकिस्तान के अपोजिशन ने नेशनल असेंबली में एक मोशन सबमिट किया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल करना चाहते हैं इमरान खान के अगेंस्ट, और स्पीकर से बोला कि 14 दिन के अंदर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए मीटिंग करवाओ। मीटिंग फाइनली अभी हुई है, 155 लोगों ने अगेंस्ट वोट कर दिया है। अपोजिशन को लगता है कि 172 मेंबर्स तो कर ही देंगे पीएम खान के अगेंस्ट वोट, और अगर कर देते हैं तो भाई सरकार गिर जाएगी। और कहीं ना कहीं इसीलिए इमरान खान ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम पीएमओ से बदल के इमरान खान रख दिया। इमरान खान 2018 में ताकत में आए थे, नया पाकिस्तान कह के कि भाई मैं पाकिस्तान को ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा, लेकिन हालात वहां पे बहुत खराब है, एसेंशियल कमोडिटीज के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। और केवल इमरान खान के लिए नहीं, पाकिस्तान के जो डेमोक्रेसी के एथोस हैं, जो बेसिक्स हैं, वो इतने हिले हुए हैं कि किसी भी लॉ मेकर के लिए, किसी भी पीएम के लिए वहां पे चीजों को सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल है। रीजन बीइंग कि उस पीएम की पूरी ताकत नहीं है। आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, ये भी बहुत स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं। पाकिस्तान की बजट का ज्यादातर पैसा आर्मी के पास चला जाता है, लोगों की डेवलपमेंट के लिए ज्यादा कुछ बचता है नहीं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज में आपको न्यूज काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज की न्यूज में इतना ही कुछ था। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एंड क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल फॉर यू। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।